Friends, I'm Ajaypal sir from Vivekananda Senior Secondary School, Bani. Now start the next concept of class 6th subject science, chapter तंतु से वस्त्र तक। तो आज हम शुरू करते हैं जूट पर्सन के बारे में। हमने ये किया था कि जो तंतु होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक तंतु और दूसरा होता है संश्लिष्ट तंतु। प्राकृतिक तंतु वे तंतु होते हैं जो हमें पादपों या जंतुओं से प्राप्त होते हैं, बल्कि संश्लिष्ट तंतु वह तंतु होते हैं जो हमें केमिकल से प्राप्त होते हैं। तो आज कल हमने क्या किया था, कुछ पादप तत्वों के अंदर रुई के बारे में पढ़ा था कि रुई कैसे बनती है, कैसे उससे वस्त्र बनाए जाते हैं। आज हम जूट के बारे में पढ़ेंगे। पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में उगाया जाता है। सामान्यतः पटसन पादप को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। जब उसके फूल लग जाते हैं तो उस अवस्था में पटसन को काट लिया जाता है। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबाकर रखते हैं। ऐसा करने पर तने गल जाते हैं। उन्हें पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा पृथक कर दिया जाता है। वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को ताकों में परिवर्तित कर दिया जाता है। ऐसा कैसे किया जाता है? ओके, तो आपने पढ़ लिया कि जो हम पटसन से हैं उससे हम जूट के धागे बना सकते हैं। नेक्स्ट हम सूती धागे की कताई करते हैं। क्या आप सव्या सूती धागा बनाने का प्रयास कर सकते हैं? एक हाथ में कुछ रुई पकड़िए, दूसरे हाथ से अंगूठे तथा तर्जनी के बीच कुछ रुई को चुटकी भरिए और इसे धीरे धीरे रुई से बाहर की ओर खींचिए और रेशों को लगातार ऐंठते ही रहिए। आपने क्या करना है, उस फाइबर को, उस रुई को घुमा घुमा कर उसको धागे में परिवर्तित कर देना। रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और धागा बन जाता है। कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है, जिसे तकली कहते हैं। हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति चरखा भी। आपको पता है चरखा जो हम महात्मा गांधी जी बहुत ज्यादा यूज करते थे। ओके, चरखे के उपयोग को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की। उन्होंने लोगों को हाथ कते धागों से बुने वस्त्रों को पहनने तथा ब्रिटेन के मिलों में बने आयातित कपड़ों को बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया। तो ये चरखा डायग्राम के अंदर दे रखा। वृत्त पैमाने पर ताकों की कताई का कार्य कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है। कताई के पश्चात ताकों को वस्त्र बनाने में किया जाता है। तो उन्होंने बोला सबसे पहले रुई ली जाती है, रुई को आगे उसकी कताई करके उससे तागे बनाए जाते हैं और ताकों से आगे वस्त्र बनते हैं। तो हम पढ़ेंगे तागे से कैसे वस्त्र बनते हैं, तागे से वस्त्र तक। तागे से वस्त्र बनाने की कई विधियां, इनमें से दो प्रमुख विधियां बुनाई तथा बंधाई है। सबसे पहले बुनाई करते हैं। क्रियाकलाप 2 में आपने यह ध्यान दिया होगा कि वस्त्र तागों के 2 सेटों जिन्हें एक साथ व्यवस्थित किया जाता है से मिलकर बनते हैं। तागों के 2 सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। आइए कागज की कुछ पट्टियों को बुनने का प्रयास करें। क्रियाकलाप 5, विभिन्न रंगों की 2 कागज की शीट लीजिए। दोनों में से 30 सेंटीमीटर लंबाई तथा 30 सेंटीमीटर चौड़ाई की वर्गाकार शीट काटिए। अब इन दोनों शीटों को आधा आधा मोड़िए। एक शीट का चित्र के दिखाए अनुसार रेखा खींचिए। दूसरी चित्र पर चित्र पॉइंट 3.12b में दिखाए अनुसार रेखा खींचनी है। दोनों शीटों को खींची गई रेखों के अंदिश काटिए। फिर शीटों के मोड़ों को खोलकर उन्हें फैला लीजिए। एक शीट की पट्टियों को एक दूसरी शीट के कटावों में, देखो इस प्रकार आपने क्या करना था, कागज की पट्टियों से बुनाई कर रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से आपका एक अच्छे से प्रोजेक्ट तैयार हो सकता है। ओके, इसी ढंग से धागों के 2 सेटों को बुनकर वस्त्र बनाए जाते हैं। ताकि वास्तव में कागज की पट्टियों की तुलना में बहुत पतले होते हैं। वस्त्रों की बुनाई क्रगों पर की जाती है। क्रगे या तो हस्त प्रचलित होते हैं या विद्युत प्रचलित होते हैं। अब बंधाई करते हैं। क्या कभी आपने यह ध्यान में से देखा है कि स्वेटर किस प्रकार बुने होते हैं?
बंदाई में किसी एकल धागे का उपयोग वस्त्र के एक टुकड़े को बनाने में किया जाता है। क्या आपने कभी किसी फटे हुए मोजे के किसी धागे को खींचकर देखा है? जब आप ऐसे करते हैं तब क्या होता है, एकल धागा लगाकर खींचता चला जाता है तथा वस्त्र उधड़ता जाता है। मोजे को बहुत सी अन्य पहनने की मशीनें वस्तुएं बंदाई तथा बने वस्त्रों से बनाई जाती है। बंदाई हाथों से तथा मशीनों द्वारा भी की जाती है। देखो बुनाई कर रही है, ओके, उसकी सिलाइयों के द्वारा की जाती है। बुनाई तथा बंदाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। इन वस्त्रों का उपयोग पहनने की विविध वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। ओके, तो ये हम कर लेंगे। नेक्स्ट है वस्त्र सामग्री का इतिहास। तो आज ये हमारा चैप्टर पूरा हो जाएगा। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया करते थे? वस्त्रों के विषय में आया प्रमाणों से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में लोग वृक्षों की शाल, बड़ी बड़ी पत्तियां, जंतुओं की चर्म और समूर से अपने शरीर को ढकते थे। ओके, चर्म मतलब होता है उसके मीट से, उसके खाल से। कृषि समुदायों से बसना प्रारंभ करने के पश्चात लोगों ने पतली पतली टहनियां तथा घास को बुनकर चटाइयां तथा डालियां बनाना सीखा। लताओं, जंतुओं की ऊन अथवा बालों को आपस में ऐंठन देकर लंबी लड़ियां बनाई, उनको बुनकर वस्त्र तैयार किए गए। आद्यवासी भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्र में उगाई जाती थी। फ्लैक्स भी एक तरह का पादप है जिसकी प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। आद्य मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई तथा फ्लैक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी। उन्होंने बोला कि जो भी ज्यादातर जो प्राकृतिक तंतु शुरुआत हुई है रुई और फ्लैक्स की, वो नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में। उन दिनों में लोगों को सिलाई करना नहीं आता था। उस समय लोग अपने शरीर के विभिन्न भागों को वस्त्रों से आच्छादित कर लेते थे, ढक लेते थे। वे शरीर को आच्छादित करने के लिए कई विभिन्न ढंगों का उपयोग करते थे। सिलाई की सुई के आविष्कार के साथ लोगों ने वस्त्रों की सिलाई करके पहनने के कपड़े तैयार किए। इस आविष्कार के पश्चात सिले कपड़ों में बहुत सी विभिन्नता आ गई। परंतु क्या यह आश्चर्यजनक बात नहीं है कि आज भी साड़ियाँ, धोतियाँ, लुंगियाँ अथवा पगड़ियों का बिना सिले वस्त्रों के रूप में उपयोग किया जाता है? जिस प्रकार समस्त देश में खाए जाने वाले भोजन में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है, ठीक उसी प्रकार वस्त्रों तथा पहनने की वस्तुओं में भी अत्यधिक विविधता पाई जाती है। तो आज हम इतना ही करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। ओके, तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आपने इसको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है। नेक्स्ट हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।